अच्छा जनाब, मैं आपसे मैंने सवाल पूछा था कि हमारे पास ABC मुख्तलिफ मैटर थे, मुख्तलिफ सब्सटेंस थे। हमने इनके एटम, एक का एटम निकाला, उसका एटॉमिक नंबर कुछ और था, दूसरे का एटॉमिक नंबर कुछ और था, तीसरे का एटॉमिक नंबर कुछ और था। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। जो जवाब मिला कि ABC, ये तीन के तीन हमारे पास क्या है। किसी स्टूडेंट ने मुझे इसका बहुत जबरदस्त जवाब दिया, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो आज हमें एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट मिल गया कि एलिमेंट्स क्या चीज है। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एटम्स होते हैं और हर एटम का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है। तो ये देखो, एलिमेंट, ये सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, जिसके अंदर क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ, which consist of atoms, एटम्स के अंदर है, ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, या which consist of atoms, इसका दूसरा डेफिनेशन है, which consist of atoms having definite, having definite atomic number, atomic number, ये आ जाएगा एलिमेंट का डेफिनेशन। तो हमारे पास एलिमेंट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो एलिमेंट्स हम लोग, इसका एग्जांपल हमें कहाँ से मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आपका जो टेबल है उसके अंदर क्या है, वो एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हीलियम है, हीलियम के नीचे और भी है, नियॉन है, हाँ, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। इसी तरह यहाँ पर उसके नीचे, हाइड्रोजन के नीचे और भी है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। यहाँ पर और भी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, बहुत सारे नाम हैं। मैं अब अपने स्टूडेंट्स को आज एक टास्क देना चाहूंगा। वो टास्क ये है कि स्टेशनरी जाकर या तो अपने टेबल लिया होगा, या फिर स्टेशनरी जाकर सबसे पहले ये टेबल आप लोग ले लो। इसको आपने आस्ता आस्ता याद रखना है कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। आपने इसको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको इसमें एक मिसाल बताता हूँ। इधर से अगर आप एक हाइड्रोजन को उठाओगे, एक हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को इस तरह लिखा जाएगा 1 1। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे आपको एक नंबर नजर आएगा, ये एटॉमिक नंबर होगा मास टेबल में, ये एटॉमिक मास होगा, और ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर होगा। ऊपर क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा एटॉमिक मास के बारे में भी आइडिया देना चाहूँ कि एटॉमिक मास क्या चीज। एटॉमिक नंबर आपको समझ आ गया, प्रोटॉन। एटॉमिक मास की तरफ अगर मैं हम जाए, एटॉमिक मास, सो यहाँ पर एटॉमिक मास, नंबर ऑफ, एटॉमिक मास, चलो यहाँ से देखते हैं, बल्कि इधर से कोई जगह बना लेते हैं, इधर से कर लेते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। ओके, सो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह से अगर आप पीरियोडिक टेबल में से कोई और एलिमेंट उठाते हैं, कार्बन अगर आप उठाएंगे, कार्बन इस तरह लिखा होगा, कार्बन। कार्बन का शॉर्ट फॉर्म है सी। इधर 6 लिखा होगा, यहाँ पर 12 लिखा होगा। तो ये 6 क्या है, 6 इसका एटॉमिक
नंबर है और 12 इसका एटॉमिक मास है। 12 इसका एटॉमिक मास है। अब कार्बन को इस कार्बन के इस सिंबल को देकर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन का एटम इस तरह से होगा, कार्बन का एटम इस तरह से होगा। जी मुझे बताओ, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर मैं कितने प्रोटॉन्स लिख दूं? जवाब दो, शाबाश शाबाश, फटाफट जवाब दो। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने लिख दूं? हमारे पास माशाल्लाह इस बार बहुत तेज स्टूडेंट हैं। नोमान अहमद कह रहा है लेक्चर कहाँ से मिलेगा? लेक्चर आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, ये वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा वेबसाइट से इंशाल्लाह, वेबसाइट से। जाहिर है जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर हो गए हैं, पैसे जमा किए, उनको मिल जाएगा वेबसाइट। सर ये एलिमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कॉल्ड सिमिलर एटम्स। एक मिनट में कहाँ पढ़ूं? 6, यस यस यस, अजवा, सालिहा, खान खान और सोबिया। अच्छा एक और बात, ये जिसने जूम लिखा हुआ है ना, जूम यूजर, आप जब भी अपना आईडी पर आएंगे तो आप अपना प्रॉपर आईडी बनाओ, ठीक है? इस तरह आईडी से आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी तो खैर आज ट्रायल क्लास है। सोबिया वाली बिल्कुल सही कहा। इधर कार्बन के अंदर मैंने प्रोटॉन्स कितने लिखने हैं? प्रोटॉन्स को मैंने लिखने हैं 6 प्रोटॉन लिखने हैं। और न्यूट्रॉन्स कितने लिखने हैं? इसका जवाब दो, शाबाश। न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए? जवाब दो, शाबाश शाबाश। ईश्वा, मेघवर, 6, हमजा, सानिया, वो भी सब का सब बिल्कुल। इसमें 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, बल्कि 12 बनेंगे, 12 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? तो यस दिस इज व्हाट। इसी तरह बाकी एलिमेंट का हम लोग प्रेडिक्टेबल से फिर याद रखेंगे, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर अभी से याद हो, ठीक है? जिसके कार्बन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। इनके कुछ का तो एटॉमिक नंबर अभी से आपको याद होना चाहिए, ठीक है? एटॉमिक नंबर से मास का भी अ, अंदाजा किया जा सकता है। अच्छा अब हम आ जाते हैं एटॉमिक मास का यूनिट की तरफ। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ए एम यू। ये क्या वाला है, क्या चीज है, क्या बताते हैं आपको? आ, हर चीज का यूनिट होता है कि नहीं? आप कोई चीज जब नापते हैं, मेजर करते हैं, उसका यूनिट होता है। दुकानदार के पास जाओ, बोलो चीनी दे दो। चीनी के साथ आप क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं? उसको बोलते हैं मुझे मुझे 5 किलोमीटर, ऐसा बोलते हैं, 5 किलोमीटर चीनी दे दो। दुकानदार के पास आप जाते हैं, आपको शुगर चाहिए, उसको आप बोलते हैं मुझे 5 किलोमीटर चीनी चाहिए। ऐसा सही है? या आप उधर उसको कहते हैं मुझे 5 केजी शुगर चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोगों का जवाब ये होगा कि सर हम दुकानदार को बोलेंगे 5 केजी, ठीक है? 5 केजी हम बोलेंगे, 5 केजी दे दो। तो व्हाट इज 5 केजी? बल्कि केजी क्या है? यूनिट है। अच्छा इस तरह हम कहते हैं कि क्वेटा से कराची का जो रोड है, ये 700 केजी है। ये अच्छा लगता है या ये लगता है 700 किलोमीटर है? प्रॉपर यूनिट है ना 700 किलोमीटर। तो हर चीज का अपना यूनिट होता है, लेंथ का अपना यूनिट होता है, वेट का अपना यूनिट होता है। हमारे पास क्या है? हमारे पास एटम्स हैं, हमारे पास एटम्स हैं। एटम्स वेरी स्मॉल है या नहीं है? बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। जब एटम वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब यह है कि इनके साथ ग्राम का बोलना भी अजीब सा लगेगा, बहुत स्मॉल है यार। तो इसके साथ मिलीग्राम का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बहुत स्मॉल है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एटम चूंकि बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हम एटम जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए, एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह के लिए हम एक यूनिट लाते हैं। उस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट। आप लोगों के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, आप ग्राम में भी बोलो, कोई मसला नहीं है, मिलीग्राम भी बोलो, लेकिन प्रॉपर यूनिट जो एटम के वजन के लिए रखा गया है
वो है AMU। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज है। कार्बन का एटम मैं दोबारा से उठा देता हूँ। कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलके इसका मास क्या बनाएगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बनेगा 12। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें किस चीज की कमी है? जवाब दो शाबाश। किस चीज की कमी है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यूनिट की। ईश्वर मैगवर, ईश्वर मैगवर। हाँ ठीक है। तो माश अभी अब ईश्वर मैगवर भी अब जवाब देना शुरू कर दिया, खैर से। वेल डन ईश्वर मैगवर। आई थिंक मैंने आपका नाम सही लिया होगा, ईश्वर मैगवर। मैं भी लाइक मैवर समथिंग लाइक दिस होगा। ठीक है। ही इज आई थिंक नॉन मुस्लिम ब्रदर। एटॉमिक मास 12 के साथ जो चीज मिसिंग है वो है यूनिट। इधर इधर नहीं, यहाँ पर एक यूनिट मिसिंग है। यूनिट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ ग्राम नहीं बोलेंगे। एटॉमिक मास, मास तो है, ग्राम नहीं बोलेंगे। इसके साथ हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे, AMU। बस। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, वैल AMU। हाँ। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सोडियम, सॉरी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? प्रोटॉन इज इक्वल टू 7 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 7 है। प्रोटॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है। एक मिनट, वेट, थोड़ा सा वेट करो, मेरे को बताओ। हाँ, चले। प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन 7 है। इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा? ओ माय गॉड, इसका मास कितना होगा बताओ? कौन सही जवाब देता है? सानिया बलोच परफेक्ट। ये बाकी गलत है। हमाद फवार गलत। खान खान रॉन्ग। सैफुल्लाह करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमजा रॉन्ग। ईश्वर में वो रॉन्ग। खान खान आप सही हो गए, ठीक है, शाबाश, ठीक है। ये चीज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। क्या आपने इसके साथ लिखना है 14 AMU? आप इट इज परफेक्ट। अब ये करेक्ट हो गया, ठीक है। सो ये तो था एटॉमिक मास यूनिट, आप लोगों ने देख लिया। बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, अगर मैं, या यहां पर हमारे ग्रुप में एक और शोख बच्चा है, स्टूडेंट है, वो कहता है सर जी, एटम के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, वो सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है? वो सवाल पूछ रहा है, क्या प्रोटॉन का भी मास है या नहीं है? मास है या नहीं है? होंगे इस तरह के शरारती को स्टूडेंट्स जो सवाल पूछेंगे कि सर जी, एटम का तो चलो ठीक है, प्रोटॉन का मास है या नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का? तो मेरा जवाब क्या होगा? यस, यस माय सन, यस, प्रोटॉन का मास है। तो प्रोटॉन का जो एक प्रोटॉन का मास है, जो एक प्रोटॉन का मास है, जो एक प्रोटॉन का मास है, वो दरअसल एक AMU के बराबर है। सो 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एक AMU। अगर कोई कहे इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, तो आप क्या बोलोगे? 2 AMU। अगर कोई कहे इसके अंदर
5 प्रोटॉन है तो 5 AMU। स्टूडेंट्स की शरारत अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर स्टूडेंट मजीद ये पूछे कि क्या क्या मुझे 1 AMU के बारे में कोई मालूमात दिया जा सकता है कि ये किस तरह का यूनिट है, इसको वजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, मास के साथ? जी हाँ। 1 AMU बहुत छोटा यूनिट है मास का, और ये है 1.67 इंटू 10 रेज की पावर -27 kg। 1.67 इंटू 10 रेज की पावर -27 kg। -27 kg, बहुत 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 छोटा मास है। हाँ, 27, 0.000004 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 0.0000027 बार चलते हैं, कितना छोटा मास होगा ये? 1.67 इंटू 10 रेज की पावर -27 kg, इतना छोटा वजन है। और ये छोटा वजन किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर है। तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन इन केजी? कोई मुझे बता सकता है कि प्रोटॉन का मास किलोग्राम में कितना होगा? चलो जवाब दो तो शाबाश, बस मैं छुट्टी दूंगा फिर आप लोगों को। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास है खादिम, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, बिल्कुल है। वो -31 में 1.98 इंटू 10 to -31। यस, जवाब दो भाई। व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन इन केजी? एक प्रोटॉन का मास कितना है केजी में? है जी, ओके हो गया। सानिया बोलो, जवाब दे देगा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो बस स्टूडेंट बड़ी क्या क्या इसको कैसे जवाब देंगे भाई? आपको मैंने बताया था एक प्रोटॉन 1 AMU के बराबर है, और आपको मैंने ये भी बताया कि 1 AMU का वजन 1.67 इंटू 10 रेज पावर -27 kg है। तो ये दरअसल प्रोटॉन का मास है। सो एक प्रोटॉन का वजन 1.67 इंटू 10 रेज की पावर -27 kg है। इतना सा था, ठीक है। ये हो गया आपका मास का कॉन्सेप्ट, यहां पर आके क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक और काम भी करते हैं, मॉलिक्यूल की तरफ आ जाते हैं। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की तरफ आ जाते हैं। मॉलिक्यूल क्या चीज है? आपके पास एक एटम है और यहाँ पर दूसरा एटम है, एटम ए, एटम बी। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एटम ए एटम बी के साथ मिल जाता है, एटम ए और एटम बी आपस में मिल जाते हैं। सो ये जो नया चीज आपके साथ बना, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स अगर कंबाइन हो जाएंगे तो उससे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई जब भी एटम्स आपस में मिल जाएंगे उससे मॉलिक्यूल ही बनेगा। तो बाज औकात ये है कि कुछ चीजों के लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, जैसे एक मिसाल बता रहा हूँ। जब सोडियम का एक एटम मिल जाता है क्लोरीन के एक एटम के साथ, क्लोरीन एक एटम है, तो इससे बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड तो लगता ऐसा है कि ये एक मॉलिक्यूल है,
मैं तो अपने स्टूडेंट को शुरू में अगर वो मालिक्यूल बोले, मैं कहूँगा ओके कोई बात नहीं, आपका कंसेप्ट तो दुरुस्त है, मालिक्यूल कह सकते तो हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे नहीं NaCl को। ठीक है, अब मैं आपको इसका वजह बताऊंगा, इसका वजह फिर अलग बताऊंगा, अभी आज नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि इसको मालिक्यूल क्यों नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक हाइड्रोजन को कंबाइन करें दूसरे हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन है, कंबाइन कर लेते हैं, उससे बन जाता है H2। तो ये जो H2 है ना, ये आपका ये मालिक्यूल है, उसको आप मालिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन NaCl को आप मालिक्यूल नहीं कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट। इसकी वजह यह है, NaCl की वजह यह है कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अक्सर औकात ये होता है कि आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम मॉलिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए हम फार्मूला यूनिट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो काइंडली आप लोग ये चीज आज नोट कर ले, क्योंकि अभी कल वाले लेक्चर में जब मैं आपको चीज पढ़ाऊंगा तो उसमें आप इसी से स्टार्ट लेंगे। फार्मूला यूनिट किस चीज के लिए बोला जाता है? जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल के बजाय फार्मूला यूनिट कहेंगे। बाकी हमारे पास ये सारे के सारे ये मॉलिक्यूल है। और भी एग्जांपल्स हम आपको मॉलिक्यूल्स का दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और भी है मॉलिक्यूल के लिए, और क्या है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये मिलके H2O बनाता है, H2O। सो ये जो H2O है ये हमारे पास फिर से क्या है, मॉली, ये भी मॉलिक्यूल, इसको आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि पानी जो है, पानी आयोनिक नहीं है, पानी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहां पर स्टूडेंट के जहन में एक चीज आएगा कि सर जी ये कोवेलेंट क्या बला है, आयोनिक क्या बला है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज आयोनिक और कोवेलेंट को बताने का टाइम नहीं है। आयोनिक चीजें क्या है इसका अलग चैप्टर आ रहा है, कोवेलेंट क्या है इसका अपना अलग चैप्टर आ रहा है, लेकिन आपने सब आप याद रखना है, ठीक है, इसका चैप्टर में आकर हम आपको पढ़ाएंगे। चलो, कोवेलेंट बॉन्ड, वाटर एक मॉलिक्यूल है। अब कंपाउंड को लास्ट में डिस्कस करके फिर आप लोगों को छुट्टी दे देते हैं। कंपाउंड क्या चीज है? कंपाउंड, कंपाउंड ये जो चैप्टर है स्टोइचियोमेट्री चैप्टर, वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया हम लोगों ने। ये तो स्टोइचियोमेट्री चैप्टर को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपका ये बेस बना रहा हूं, क्योंकि इधर ये नहीं होगा तो यहाँ से आगे नहीं होगा, ठीक है। कंपाउंड क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स, दो या दो ज्यादा एटम्स कंबाइन केमिकली, ये केमिकली लिखना होगा, कंबाइन केमिकली, देन ए कंपाउंड इज फॉर्म। जब दो या दो ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं केमिकली, तो उनसे एक नया चीज बनेगा, दिस कॉल्ड कंपाउंड। अब आप लोगों ने लफ्स मॉलिक्यूल को बिल्कुल यूं समझना है कि बस आप मॉलिक्यूल को दोबारा रिपीट करें, कंपाउंड के अंदर वही मॉलिक्यूल का जिक्र आएगा। हाँ ठीक है, ऐसे है। देखो, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज आएंगे, मॉलिक्यूल अलग चीज है, कंपाउंड अलग चीज है, गलत। अब जरा देखते जाओ, ये दरअसल एक ही चीज है, ठीक है। देखो, एक कार्बन जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब ये जो CO2 है ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। और मैं आपको आज फुल परमिशन देता हूं कि ये जो CO2 जो कंपाउंड है, इसको आप लोग मॉलिक्यूल कह सकते हैं। कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता, कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड तो है, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, इससे आपका दिमाग खुल जाएगा। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन ये भी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट
ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो देखो, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आ गया। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे कि सर जी थोड़ा सा और दिमाग खुलने दो। तो चलो, यहां पर आप खड़े हैं, आसपास जो हवा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, दो ऑक्सीजन, कार्बन, दो ऑक्सीजन, कार्बन, दो ऑक्सीजन, कार्बन, दो ऑक्सीजन। ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, ये भी CO2 है। ये जो आपको हवा के अंदर CO2 मिल रहा है, ये तमाम का तमाम अलग अलग यूनिट है कि नहीं है? अलग अलग यूनिट है कि नहीं है? अलग अलग यूनिट। सारे आपस में मिले हुए तो नहीं है, अलग अलग यूनिट है। कार्बन डाइऑक्साइड यूनिट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से। तो ये जो अलग अलग यूनिट है ना, हर यूनिट एक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। लेकिन ओवरऑल जो CO2 है, ओवरऑल ओवरऑल CO2 इज अ कंपाउंड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह का। पानी के साथ भी आप ऐसा ही गेम चला सकते हो। ये एक टैंकर है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, इसमें पानी पड़ा हुआ है। आमतौर पर लोगों को इस तरह नजर आ रहा है पानी, कि भाई ये पानी है, ऐसा नजर आएगा। लेकिन जब आप गौर करोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, इसके अंदर एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, 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 बहुत सारे H2O आपको नजर आएंगे, लाइक दिस। H2O, 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 H2O। ये एक H2O है, ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा H2O का मॉलिक्यूल है, ये चौथा H2O का मॉलिक्यूल है, ये पांचवा H2O का मॉलिक्यूल है। तो प्याले के अंदर जितना पानी आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स है। आंखों से आप नहीं देख सकते कि वो देखो मॉलिक्यूल भाग रहा है, ऐसा नहीं है। आपको नजर आएगा ना, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये इसके अंदर होता है। स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट अगर आप बाहर उठाओगे, यहाँ से एक यूनिट अगर आप बाहर उठाओगे H2O, उसके अंदर एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, इस तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पर मिला हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन मिले होंगे। सो ये जो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में मिले हुए, ये ये एक मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल है। किस चीज का? किस चीज का मॉलिक्यूल है? वाटर का। हम ऐसा बोलते हैं ये वाटर का मॉलिक्यूल है। H2O वाटर का मॉलिक्यूल है। इसके साथ क्या बोलेंगे? ये किस चीज का मॉलिक्यूल है? बोलो जरा, शाबाश। इधर बता दिए किस चीज का है। वाटर का तो मैंने बता दिया। नहीं नहीं, ये किस चीज का मॉलिक्यूल? ये जिसको ऊपर मैं दायरा लगा रहा हूँ, ये कार्बन का नहीं है, गलत। सभी वाले गलत। ये कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। सिंपल सी जवाब है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उस कंपाउंड का नाम है, और CO2 उसका मॉलिक्यूल है। वाटर एक नाम है, और H2O उसका मॉलिक्यूल है। तो अब आपको समझ आया कि हमारे पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस वो कुछ बदकिस्मत कंपाउंड्स है जिनके लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज नहीं बोला जाता। जिनके लिए जिनके लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज नहीं बोला जाता, लेकिन वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। उनमें एटम्स मिले हुए हैं,
हम लोगों के पास से लाइसेंस नहीं, इजाजत नहीं है उसको। वो कौन सा बदकिस्मत कंपाउंड है कि जिनको हम मालिक्यूल नहीं कह सकते हैं? जवाब दो शाबाश। हलाल जल्दी जवाब दो, टाइम खत्म होने वाला है भाई। कौन सा ऐसे चीजें हैं जिसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते हैं? कोई एग्जांपल दो, कुछ और दो। कौन से क्या है? जवाब दे दो। आ गया। H2 को आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड। तलहा बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने दिया। आर्याना आप H2 का बता रहे, आर्याना ये नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज नहीं बोला जाता। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पर NaCl, एग्जांपल क्या है? NaCl। अच्छा, अगर आयनिक कंपाउंड के लिए आपसे सवाल मैं पूछ रहा अगर आयनिक कंपाउंड के लिए आप लोग मॉलिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? जरा वो बताओ, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? शाबाश सोबिया वली, गुड, गुड तलहा, गुड, शाबाश। इसके लिए हम लोग क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? फार्मूला यूनिट। क्या इस्तेमाल करेंगे? फार्मूला यूनिट। बस, यहां तक मैंने अपने स्टूडेंट को खींच के लाना था कि मेरे स्टूडेंट्स यहां तक उनको बस ये समझ आए। अब आप लोग इस चीज के काबिल है कि आप लोगों को मैं स्टोइचोमेट्री से स्टार्ट कराऊं, इंशाल्लाह से। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं अपना जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ।